अच्छा, जब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेस। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले एक क्राइटेरिया है, उसको हम कहते हैं नाडास क्राइटेरिया। ठीक है, नाडास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि बच्चे को जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है या नहीं है। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है नाडास क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया, दूसरा होता है माइनर। ठीक है, तो इसमें 4 मेजर और 4 माइनर क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला जो मेजर क्राइटेरिया है वो है सिस्टलिक मर्मर। ठीक है, सिस्टलिक मर्मर है लेकिन वो ग्रेड 3 एंड अबव। ठीक है, हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक मर्मर के ग्रेड्स होते हैं। 1 फेंट होता है, 6 जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसको थ्रिल कहते हैं। ग्रेड 3 के ऊपर अगर सिस्टलिक मर्मर होगा ना तो उसको हम कहेंगे ये मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरा एनी ग्रेड डायस्टलिक मर्मर। ठीक है, एनी ग्रेड का हो लेकिन डायस्टलिक मर्मर हो। तीसरा, अगर बच्चे में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के फीचर्स हों तो ये भी मेजर क्राइटेरिया में आएगा। और चौथा होता है सेंट्रल साइनोसिस, या सिर्फ आप साइनोसिस भी कह सकते हो, बच्चे में अगर साइनोसिस मिल रही है। तो ये 4 मेजर क्राइटेरिया हैं। ठीक है, अब माइनर में पहला है सिस्टलिक मर्मर। ठीक है, लेस देन ग्रेड 3, तो लो ग्रेड का मतलब। दूसरा, अगर बच्चे में हमें जो है एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिल रही है, S2 अगर एबनॉर्मल मिल रही है। ठीक है, और तीसरा जो है एबनॉर्मल बच्चे का चेस्ट एक्सरे है। और तीसरा जो है चौथा जो है एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर हो। ठीक है, और नंबर 5 बच्चे की एबनॉर्मल ECG हो। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो वो माइनर क्राइटेरिया है। अब नाडास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर बच्चे में अगर 1 मेजर, ठीक है, 1 मेजर या 2 माइनर क्राइटेरिया मिल रहे हैं तो ये सजेस्ट करेगा कि बच्चे में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ मौजूद है। ठीक है, तो 1 मेजर हो या 2 माइनर हो, तो ये एक्चुअली बच्चों के लिए है। ठीक है, एडल्ट्स के लिए नहीं है। अगर 1 मेजर या 2 माइनर हमें मिल रहे हैं क्राइटेरिया तो हम कहेंगे बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो तकरीबन 0.8 से लेके 1% ऑफ ऑल लाइव बर्थ जो होती हैं उन बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं। ठीक है, यानी 1000 में से 8 बर्ड्स को ये बर्थ को अफेक्ट करती है। ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। और इसके अलावा कह रहा है कि 30% इन्फेंट्स जिनको हार्ट लेशंस होती हैं उनको एक्स्ट्रा कार्डियक मेलफॉर्मेशंस भी होंगी। ठीक है, अब इसमें जो है 2 कंडीशंस होती हैं कि या तो ये मल्टी फैक्टोरियल होगा या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की मल्टी फैक्टोरियल या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट कॉमन जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपने अगर मोस्ट कॉमन कार्डियक एनॉमली पूछता है तो उसका आपने आंसर देना है कि वो बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व। ठीक है, बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व ये बहुत कॉमन है एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी। ठीक है, ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है। तो बहुत से जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में बच्चों में पता चला है कि ज़्यादातर कॉमन बच्चों में बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व जो है ये कार्डियक एनॉमली है। ठीक है, मोस्ट कॉमन। तो इतने ये सिम्टम्स नहीं रखती, तो क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक है तो इतनी इसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इतना कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, और इसको वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन अगर हम नेल्सन बुक में देखें तो उसमें जो है ये बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व जो है ये भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, एक्सेप्शन के तौर पे है, यानी वो स्टेबल के बाहर लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि है ये बहुत कॉमन बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व। तो मोस्ट कॉमन कार्डियक एनॉमली आपने याद रखना है, MCQ में अगर आता है तो बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व। अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कौन सी है तो वो आपने याद रखनी है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद दूसरी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और जो कि इक्वल है पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस के। ठीक है, उसके बाद कौन सी कॉमन है क्वार्कटेशन ऑफ एओर्टा, एंड उसके बाद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कौन सी है, ठीक है, एसाइनोटिक, तो उसमें आपने याद रखना है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये ज़्यादा एसाइनोटिक जो है कॉमन है। वैसे भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ VSD कॉमन है, एसाइनोटिक में भी कॉमनली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ अगर देखें तो वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, मोस्ट कॉमन
साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो कि नियोनेटल पीरियड में ज़्यादा कॉमन है या फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ में, तो वो कौन सी होगी? नियोनेटल में या फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ में, फर्स्ट 2 वीक ऑफ लाइफ में, तो वो याद रखें, टॉफ नहीं है। इसका जो आंसर है वो है TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, ये MCQ बहुत ज़्यादा कॉमन है TGA का। ठीक है, तो ये साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है जो कि फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ में होता है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसमें, यहाँ पर भी इस टेबल में इन्होंने यही जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझाई है मेजर कंजेनिटल हार्ट लेशंस की। ठीक है, इसमें देखें, अगर आप वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो 25 to 30% कॉमन है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जिसमें सेकंड नंबर 6 to 8%, PDA 6 to 8%। आप ये वाला ओवरऑल याद रखें अगर, तो ज़्यादा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फिर ASD, फिर PDA, देन जो है वो उसके बाद आता है कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा एंड देन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, तो कोआर्क्टेशन 5 to 7, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट 5 to 7, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस 5 to 7, aortic valve stenosis 4 to 7%, detransposition of great arteries 3 to 5%, hypoplastic left ventricle 1 to 3%, truncus arteriosus 1 to 2, total anomalous pulmonary venous return 1 to 2। ठीक है, लेस कॉमन है ये सारी, और ट्राइकस्पिड एट्रेशिया भी 1 to 2%। ठीक है, तो ये इसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझा दी मेजर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की, जो यहाँ पे मैंने आपको समझाई। तो BCQ के लिहाज से मोस्ट कॉमन हमने देखा। अब जो है जेंडर वाइज अगर मैं आपको प्री डायलेक्शन बताऊं, तो फीमेल्स में जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है। कुछ हार्ट डिजीज़ फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, उसमें आप याद रखें कि ASD, VSD और PDA और पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये सारी जो है आपने याद रखना है फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मेल जो है किस में ज़्यादा अफेक्ट होंगे बनस्बत फीमेल के, वो है मेल्स में TGA। इसके अलावा लेफ़्ट साइड के जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होती हैं इनमें, वो हम आगे देखेंगे कौन सी लेशन है। ठीक है, तो ये हो गई जेंडर प्रीडायलेक्शन। इसके अलावा जो कुछ सिंड्रोम्स देख लें जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ से एसोसिएटेड है, उसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, कौन सा सिंड्रोम है। सबसे पहला देखिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हमें पता है ये ट्राइसोमी 21 होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इसमें जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, तो आपने याद रखना है एंडोकार्डियल कुशन इफेक्ट, कुशन इफेक्ट। ठीक है, ECD। अब इसको AV कनाल डिफेक्ट भी कहा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल डिफेक्ट। दूसरा इन बच्चों में जो है VSD होता है, उसके बाद VSD और उसके बाद ASD। तो एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट जो है ना, ये ज़्यादा इनमें है। अब इससे रिलेटेड हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपने यहाँ तक रखना है डाउन सिंड्रोम में ये ज़्यादा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कॉमन है। दूसरा हमें पता है एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, एडवर्ड को हम जो है कहते हैं ट्राइसोमी 18। ठीक है, अब ट्राइसोमी 18 में आपने याद रखना है VSD जो है वो ज़्यादा कॉमन है बनस्बत एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उसके बाद वो है ASD। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि पटाओ सिंड्रोम होता है। पटाओ जो है वो ट्राइसोमी 13 होता है, इसमें VSD ज़्यादा है, फिर ASD। ठीक है, VSD इनमें ज़्यादा है दोनों में। फिर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर ये मोनोसोमिक डिसऑर्डर है, इसको हम 45XO कहते हैं। अब यहाँ पर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कौन सी कॉमन है, बायकस्पिड एओर्टिक वॉल, उसके बाद क्वार्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, बायकस्पिड एओर्टिक वॉल दूसरा, उसके बाद क्वार्क्टेशन ऑफ एओर्टा। अगर MCQ आता है कि विच इज़ मोस्ट कॉमन इन टर्नर सिंड्रोम, और उसमें दोनों मेंशन हो, तो आपने आंसर बायकस्पिड एओर्टिक वॉल कहना है। लेकिन हाउएवर अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट कॉमन सिंड्रोम कौन सा है जो क्वार्क्टेशन में होता है, तो वो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर में ये मोस्ट कॉमन नहीं है, समझ में आया। जिस तरह बिल्कुल होता है ना कि A = B इज़ नॉट इक्वल टू B = A, तो उसी तरह यहाँ पे है। ठीक है, क्वार्क्टेशन के लिए टर्नर मोस्ट कॉमन सिंड्रोम है, लेकिन टर्नर के लिए पहली थिंग जो है वो बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा बाकी सिंड्रोम्स जो हैं वो है एला जीली सिंड्रोम। ठीक है,
इसमें ना बहुत सी हेपेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ साथ। तो इसमें आपने एक बात इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इन बच्चों को बाइल डक्ट एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, इनकी बटरफ्लाई वर्टिब्रा होती है, ठीक है। दूसरा, इनको जो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, एल्जाइल सिंड्रोम है। ये 3 चीज़ें आपने अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है। एल्जाइल सिंड्रोम, अब इनके जेनेटिक बेसिस क्या है, इनमें जो जीन म्यूटेटेड होता है ज़्यादातर वो है जैग्ड 1 जीन, ठीक है। अब ये 20p12 पे लोकेटेड होता है जैग्ड 1 जीन। दूसरा, इनमें नॉच 2 जीन, ठीक है। ये नॉच 2 जीन जो है 1p12 पे मौजूद होता है, ठीक है। अब इनमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आपने याद रखनी है, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस होती है, या हम हाइपोप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा, फिर पल्मोनरी, इनमें यानी पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। कभी कभार हम इसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपोप्लेजिया भी कहते हैं। और वाल्वुलर इनमें लेस कॉमन है बनस्बत आर्टरी के। उसके बाद पल्मोनरी वाल्वुलर स्टेनोसिस है, ठीक है। तो उसके बाद जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इनमें ज़्यादा कॉमन है, टॉफ, ठीक है। तो ये गया एल्जाइल सिंड्रोम। उसके बाद एक और सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं चार्ज सिंड्रोम। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो चार्ज सिंड्रोम में जो मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन होती है वो आपने याद रखना है CHD7 जीन, क्रोमोसोम 8q पे ये मौजूद होता है, ठीक है। ये 8q है, आपने याद रखना है CHD7 जीन जो 8q पे मौजूद होता है। और दूसरी सीमा 3e जीन जो कि 7q पे मौजूद होता है, ठीक है। अब इनमें मोस्ट कॉमन चार्ज सिंड्रोम में जो है ना टॉफ ज़्यादा कॉमन है, फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फिर ट्रंकस आर्टीरियोसिस, फिर एंडोकार्डियल कुशन इफेक्ट, ठीक है। फिर एक और सिंड्रोम है क्राइडू-चैट सिंड्रोम, ठीक है, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। इसमें ना डिलीशंस होती हैं। डिलीशन कहाँ पे होती है, 5p पे डिलीशन होती है। तो इन बच्चों को क्राइडू-चैट सिंड्रोम में सेप्टल डिफेक्ट ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद जो है PDA और उसके बाद टॉफ, ठीक है। फिर एक और सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं कॉर्नेलिया डी लैंजी, ठीक है, कॉर्नेलिया डी लैंजी। इनकी NIPBL जीन में म्यूटेशन होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 पे मौजूद होता है। अब इनमें मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ VSD ज़्यादा कॉमन, ठीक है। फिर एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो है डाइजॉर्ज सिंड्रोम। डाइजॉर्ज सिंड्रोम जो है ये माइक्रो डिलीशंस होती हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम में, जो कि क्रोमोसोम 22q11 2 पे होती हैं, ठीक है। अब ये जो है ना हैप्लो इंसफिशेंसी होती है TBX1 में, TBX1 यानी इससे फिर हैप्लो इंसफिशेंसीज प्रोड्यूस होती हैं इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, TBX1 की, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती हैं। अब डाइजॉर्ज सिंड्रोम के कंजेनिटल हार्ट डिजीज आपने याद रखनी है इंटरप्टेड एओर्टिक आर्क, ठीक है, एओर्टिक आर्क, उसके बाद ट्रंकस आर्टीरियोसिस, उसके बाद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। दूसरा है एलिस वैन क्रीवाल्ड सिंड्रोम, ठीक है। अब एलिस वैन क्रीवाल्ड सिंड्रोम, ये इतने सारे हम सिंड्रोम क्यों पढ़े, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनमें से BCQs भी आते हैं, ठीक है। तो एलिस वैन क्रीवाल्ड सिंड्रोम जो है इसमें बहुत 2 जीन होते हैं, एक होता है EVC1, दूसरा EVC2, ये 4p पे मौजूद होते हैं। अब इनमें ASD ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ASD और उसके बाद सिंगल एट्रियम, ये ओनली जो है सिंड्रोम है जिसमें बच्चे का सिंगल एट्रियम होता है, एलिस वॉन क्रीवाल्ड, ठीक है। उसके बाद है हॉल्ट ओराम, ठीक है, हॉल्ट ओराम सिंड्रोम जो है इसमें म्यूटेशन होती है TBX5 जीन। TBX1 डाइजॉर्ज में था, लेकिन यहाँ पे TBX5 जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 12q पे होता है। अब इनमें भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक इनमें ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एक और सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं मार्फन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, कोलेजनस डिसऑर्डर है। अब इसमें फिब्रिन जीन म्यूटेशन होती है, फिब्रिलिन, और ये क्रोमोसोम नंबर 15q21 पे होता है।
अब ये मोस्ट कॉमन इसमें हार्ट डिजीज़ जो है वो होती है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एओर्टिक रूट की डायलेशन और एओर्टिक एन्यूरिज्म। ठीक है, इस तरह से। तो एओर्टिक रूट डायलेशन ज़्यादा कॉमन है देन एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो बेस्ट लेकिन ज़्यादातर कॉमन माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है। ठीक है, ये सीक्वेंस है। फिर एक और है नूनान सिंड्रोम। ठीक है, नूनान सिंड्रोम एक्चुअली इसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है MCPTPN2 जीन। ठीक है, जो कि 12q24 पे होती है। इसके अलावा केरास भी इसमें इन्वॉल्व होता है, या SOS1 जीन। तो नूनान सिंड्रोम जो है ना एक फिनोटाइपिक ही होता है, टर्नर सिंड्रोम का ही फिनोटाइपिक है, उसी तरह का है। तो इसमें जो है पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद जो है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होकाम। ठीक है, दूसरा सिंड्रोम है रुबिनस्टेन तायबी सिंड्रोम। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि कौन सा सिंड्रोम है जिसमें थिक लार्ज बल्बस थम्स होते हैं हैंड्स में और ग्रेट टोज इन द फीट। तो वो उसका आंसर है रुबिनस्टेन तायबी सिंड्रोम। अब इसमें म्यूटेशन होती है CRBEPP जीन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16P पे होता है। तो ये भी माइक्रो डिलीशन ही है। अब माइक्रो डिलीशन दो हमने डिस्कस की, एक डाइजोर्स और दूसरा ये है। ठीक है, माइक्रो डिलीशन रुबिनस्टेन तायबी। अब इनमें PDA ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद VST, उसके बाद AST। ठीक है, तो इसमें याद रखें रुबिनस्टेन तायबी में ब्रॉड लार्ज बल्बस थम्स होंगे बच्चे के। ठीक है, थम और ग्रेट टोज। और फाइनली एक और होता है विलियम्स सिंड्रोम जो है इसमें जीन म्यूटेशन होती है इलास्टिन जीन की। ठीक है, ELN इलास्टिन प्रोटीन की म्यूटेशन होती है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 7q11.23 पे होता है। अब मोस्ट कॉमन यहाँ पर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है सुप्रावैल्वुलर एओर्टिक स्टीनोसिस। ठीक है, अब ये लिस्ट जो है आपने याद रखनी है, जो कि कॉमन एसोसिएशन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की। इनके अलावा कुछ मिसलेनियस MCQ लाइनर्स भी 1 लाइनर हैं जो पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि मैटरनल लिथियम जो है प्रेगनेंसी में लिया गया था, माँ ने लिथियम, तो बच्चे को जो है कौन सी जो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होगी, तो आपने याद रखना है एप्स्टीन एनॉमली। ठीक है, एप्स्टीन एनॉमली लिथियम लेने की वजह से। अगर मदर हाई एल्टीट्यूड पे है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे को कौन सी हार्ट डिजीज़ होगी, तो आपने PDA याद रखना है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया होगा, तो उससे डक्टस आर्टीरियोसस जो है ओपन होगा पैथोलॉजिकली आफ्टर बर्थ, तो PDA इन बच्चों को होगा। अगर क्वेश्चन आता है मदर को SLE है, तो क्या हार्ट डिजीज़ बच्चे को होगी, तो उसमें आपने याद रखना है कि बच्चा जो है वो डेवलप करेगा कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक। ठीक है, बच्चे को कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक होगा। तो ये 1 लाइनर आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पे हमने एपिडेमियोलॉजी, सिंड्रोम्स, एसोसिएशन सारी देखी। अब हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बहुत सी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम थोड़ी सी सिंपल वाली दिखेंगे जो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होती है एसाइनोटिक, ठीक है, या साइनोटिक, या तो साइनोसिस होगी या साइनोसिस नहीं होगी। अब एसाइनोटिक के फर्दर 2 पार्ट्स हैं और साइनोटिक को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है जो एसाइनोटिक है, वो कंडीशंस जिसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है, पल्मोनरी में ब्लड फ्लो ज़्यादा है। दूसरी एसाइनोटिक वो हैं जिसमें पल्मोनरी में ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो एसाइनोटिक में याद रखिए डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो नहीं होता, याद रखिए। अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो साइनोसिस हो जाएगी, तो याद रखिए कि वो फिर एसाइनोटिक नहीं होगी। एसाइनोटिक में हमेशा या तो इंक्रीज होगा या तो नॉर्मल होगा। ठीक है, जबकि साइनोटिक में जो है या तो इंक्रीज होगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो या डिक्रीज होगा। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, लेकिन यहाँ पे एसाइनोटिक में कभी पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज नहीं होता। अच्छा, अब इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ASD, VSD, PDA ये यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन नॉर्मल जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है इसमें जो है बच्चे एसाइनोटिक है, तो इसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लेशन है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव। अब साइनोटिक जिसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे
मिक्सिंग लेशन है, ठीक है, जहाँ पे मिक्सिंग होगी इसमें आर्टीरियल की भी और यानी डीऑक्सीजनेट की और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, अब AST जो है, यहाँ पर AST भी आ जाता है, VST, PDA, EST, एंडोकार्डियल कुशन इफेक्ट, ठीक है। तो नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड फ्लो में आप देखें है एसाइनोटिक, लेकिन नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड फ्लो तो इसमें क्वार्कटेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टिक स्टीनोसिस, इंटरप्टेड एओर्टिक आर्क सिंड्रोम, ठीक है, इंटरप्टिक एओर्टिक आर्क सिंड्रोम, जो कि मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज़ है डायजॉर्ज सिंड्रोम में, ठीक है। फिर आती है साइनोटिक हार्ट डिजीज़। अब साइनोटिक में जो है यहाँ पे मिक्सिंग लेजन में TG है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, आगे मैं सारे एक्सप्लेन करूँगी। TG, TAPVC, टोटल एनॉमलस पल्मोनरी कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में नहीं आता, ये राइट साइड पे खुलता है, ठीक है। तो TAPVC। इसके अलावा ट्रंकस आर्टीरियोसस, जिसको परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसस भी कहा जाता है। और फोर्थ है सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी, सिंगल वेंट्रिकल, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है। फिर आता है साइनोटिक, जिसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो, तो उसमें आती है क्लासिक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एब्स्टीन एनॉमली, ये जो है साइनोटिक होगी, ठीक है। ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, यानी उसका लूमेन नहीं बना ट्राइकस्पिड का, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया दूसरा, पल्मोनरी एट्रेशिया। उसके बाद आता है मिसलेनियस ग्रुप, जो कि इस क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। उसमें आता है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ठीक है, लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, एज वेल एज अदर जो है कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है, मिसलेनियस में। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है जो कि आपने अच्छी तरह से याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, MCQ भी जो है इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये सारी साइनोटिक है विद इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एक्सेप्ट बताएं। या ऐसे पूछा जाएगा कि ए साइनोटिक डिजीज़ बट पल्मोनरी ब्लड फ्लो वाज नॉर्मल, तो बताएं विच विल नॉट प्रोड्यूस दिस पिक्चर, तो आपने एक्सेप्ट इस तरह बताना। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद होगी तो आप BCQs कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव क्लासिफिकेशन आपने ये याद रखनी है। अब इसके अलावा, इससे पहले कि हम ये टॉपिक जो है फिनिश करें और इंडिविजुअल डिसऑर्डर सारे डिस्कस करें, एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डक्ट्स डिपेंडेंट लेशंस, ठीक है, या डक्टस डिपेंडेंट लेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डक्टस डिपेंडेंट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं, हार्ट डिजीज़, ठीक है। अब ये क्या है एक्चुअली, देखिए किस डक्टस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये डक्टस विनोसस नहीं है, ये डक्टस आर्टीरियोसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फीटस तो हमें पता है कि डक्टस आर्टीरियोसिस का जो क्लोजर है वो विदिन 24 आवर्स जो है वो हो जाता है। फीटल सर्कुलेशन में हमने डिस्कस किया था कि डक्टस आर्टीरियोसिस का फंक्शनल क्लोजर 24 आवर्स में हो जाता है, और जो एनाटॉमिकल क्लोजर जो है वो 10th to 21st डे पे होता है, ठीक है। तो फंक्शनल क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर उससे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक का कम्युनिकेशन रिमूव होना है, वरना हाई एंड लो प्रेशर हो जाएगा ना, और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो उसको बंद होना है। अगर वो परसिस्ट करेगा, ओपन रहेगा, तो उससे डिजीज़ होगी जिसको हम कहते हैं PDA, पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। अब कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ हैं, रेयर हैं वैसे, जिनमें ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस है ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे की लाइफ को सेव करेगा। यानी कि अगर वो बंद होगा तो बच्चा डाई कर सकता है। तो कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं। तो जब तक कि सर्जरी की जाए, हम उसको थेरेपेटिकली सही करें, जब तक हम ऐसी ड्रग्स देते हैं बच्चे को जो उसको ओपन करके रखती हैं, ठीक है। अब वो कंडीशंस जिसमें ये डक्टस आर्टीरियोसिस सर्वाइवल को इम्प्रूव करता है, तो उन कंडीशंस को हम कहते हैं डक्टस डिपेंडेंट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक हो गया। तो पेशेंट का सर्वाइवल जो है इस डक्टस आर्टीरियोसिस के ओपनिंग पे ही जो है डिपेंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम है,
वो कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जिसमें बच्चे का सर्वाइवल इम्प्रूव होता है बाय कीपिंग द डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन, तो उनको हम कहते हैं डक्टस डिपेंडेंट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तो क्लोज करने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इनहिबिटर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के, इंडोमेथासिन एंड आइबुप्रोफेन। तो अब ओपन करने के लिए हम क्या देंगे, ओपन रखने के लिए हम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इंट्रावीनसली, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो E1 है IV इन्फ्यूजन की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो अब इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है इसमें कंडीशन जिसको हम कहते हैं डक्टस डिपेंडेंट ऑक्सीजनेशन, यानी टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन जो है इसकी ओपनिंग पे ही डिपेंड करता है। तो उसमें कंडीशन है जिसको हम कहते हैं प्योर TGA, ठीक है। प्योर TGA जिसको हम वैरायटी ऑफ TGA कहते हैं, TGA विथ इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम। वैसे TGA में VSD होता है, लेकिन यहाँ पर प्योर TGA यहाँ पे जो है VSD नहीं है, ठीक है। TGA विथ इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है। तो ये भी एक तरह की क्लासिफिकेशन है, ये भी आपने याद रखनी, ठीक है। दूसरी क्लासिफिकेशन है डक्टस डिपेंडेंट पल्मोनरी लीजन्स, ठीक है, या पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन भी जो है वो डक्टस आर्टेरियोसिस पे डिपेंड करती है। अगर ये बंद होगा तो सर्कुलेशन नहीं होगी, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, तो पेशेंट डाई कर सकता है साइनोसिस की वजह से। तो इसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं, जैसे ट्राइकस्पिड एट्रेशिया इसमें आ जाता है, ठीक है। दूसरा एब्स्टीन एनामली, हाइपोप्लास्टिक राइट हार्ट सिंड्रोम एंड पल्मोनरी एट्रेशिया, ठीक है। तो ये डक्टस डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशंस हैं। अब ये सारी डिटेल हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी जो कि है डक्टस डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन। वो भी इस पर डिपेंड करता है, अगर ये बंद हो जाता है तो बच्चे को सीवियर शॉक हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन आती हैं वो है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम।